आज का जो विषय है वो बहुत ही अहम विषय है और वो विषय है एब्डोमिनल टीबी यानी कि पेट की टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो डॉक्टर, आज का जो विषय है जो टीबी, आई थिंक आम तौर पर हम नॉर्मल टीबी के बारे में ही जानते हैं, हमें भी नहीं पता है और आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि एब्डोमिनल टीबी के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पहले तो कि टीबी क्या है। जी, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन है जी, एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होती है और मोटे तौर पर हम छाती की टीबी के बारे में जानते हैं जी जी। और सबसे ज़्यादा कॉमन वही होती है छाती की ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें खांसी और बुखार आना जी, और कई बार खून आना खांसी में जी, ये सारे सिम्टम रहते हैं। ओके। लेकिन टीबी की जो बीमारी है जी, वो वर्चुअली हर ऑर्गन में हो सकती है शरीर के। ओके। और उसमें से एक पेट भी है जी। तो पेट में अगर टीबी के बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाए और वो कोई दिक्कत करे तो उसी को पेट की टीबी कहा जाता है जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि किसी भी अंग में हो सकती है, तो ऐसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है जहाँ ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा हो सकती है? सबसे ज्यादा तो लंग्स है, यानी हमारी छाती में। इसके अलावा फेफड़ों में डायरेक्टली हो सकती है, उसके अराउंड पानी बन सकता है। ओके। पेट में पानी बन सकता है जी। पेट में जो हमारी आंतड़ियां हैं या इंटेस्टाइन है उसकी टीबी हो सकती है जी। ब्रेन की टीबी हो सकती है। ओके। हार्ट की हो सकती है जी। हमारे हड्डियों की हो सकती है, स्पाइन की हो सकती है, शरीर का शायद ही कोई अंग हो जो इससे बचा हो। ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हर अंग में हो सकती है जी। तो डॉक्टर, पेट की जो टीबी है, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, ये कितनी कॉमन है? देखिए, सबसे कॉमन जैसे मैंने बताया कि पल्मनरी है, छाती की टीबी। अगर हम एक्स्ट्रा पल्मनरी यानी छाती के बाहर की टीबी की बात करें जी, तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर ये आती है। ओके। उसमें जैसे लिम्फ नोड होते हैं हमारे, जिसमें गांठें बन जाती हैं, वो सबसे कॉमन रहता है। ओके। या प्लूरल एफ्यूजन भी काफी कॉमन रहता है, यानी छाती में पानी भरना जी। इसके अलावा तो फिर उसके बाद पेट की टीबी काफी कॉमन। ओके। तो डॉक्टर, इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं? वो ये कि पेट की टीबी अब किस अंग की है, इंटेस्टाइन की है या फिर वो हमारे पेरिटोनियम यानी जिसमें एसाइटस जी है जी, पेट में पानी बनना जी। मोटे तौर पर ये दो किस्म, लेकिन इसके अलावा कभी कभी आपको देखने को मिल जाए लिवर में जी, या स्प्लीन के अंदर या पेंक्रियाज के अंदर, यानी किसी भी ऑर्गन में जी, ये हो सकती है। ओके। लेकिन मोटा अगर दो सबसे कॉमन है पेट की टीबी, एक है इंटेस्टाइनल यानी आंतड़ियों की टीबी और दूसरी है पेरिटोनियल यानी कि असाइटस यानी पानी बनना। ओके। तो डॉक्टर, जैसा कि नॉर्मल टीबी में होता है, ऐसे ही आई थिंक पेट की टीबी के भी कुछ सिम्टम्स होते होंगे, तो उन सिम्टम्स के बारे में आप हमें, और आई थिंक हमारे लिसनर्स भी यही जानना चाहेंगे, वो बताएं आप। देखिए, पेट में दर्द, ओके, पेट में पानी बनना, पेट का फूल जाना जी, या कभी पेट में हवा का सरकना बंद हो जाए, बहुत तेज दर्द हो। ओके। कई बार तो आंत फट भी सकती है। ओके। इसके अलावा वजन कम होना जी, भूख कम हो जाना। ओके। बुखार आना, स्पेशली अगर रात इवनिंग के समय बुखार आए जी, और पसीने छूटे बुखार के बाद, तो ये सारे सिम्टम रहते हैं। वजन का कम होना। ओके। तो ये सारे सिम्टम एब्डोमिनल यानी पेट की ट्यूबरकुलोसिस के हो सकते हैं। ओके। तो आई थिंक डॉक्टर, एक्सट्रीम्स जो आई थिंक आपने एक वजन कम का बताया और बढ़ना भी हो सकता है, क्योंकि वो पेट की वजह से, पेट में अगर पानी बन जाए तो वजन बढ़ भी सकता है जी जी जी। तो आई थिंक ये सभी सिम्टम्स अगर हमारे लिसनर्स को कहीं भी ऐसा लगता है उनको, तो उनको चेक करवाना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है अगर आप टाइम पे ना दिखाएं तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे एब्डोमिनल पेन है, पेन को अक्सर निगलेक्ट किया जाता है, दर्द की दवाई खा ली और उसको भूल गए। हाँ जी, ये बहुत कॉमन है। और इसमें क्या होता है कि फिर वो फैलती है बहुत ज़्यादा, जब फैल जाती है तो फिर दिक्कत काफ़ी बन जाती है और उसके लिए फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है जी जी। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी पेन है जो रिलीव नहीं हो रही है और जो लगातार बनी हुई है, बार बार हो रही है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली दिखाना नहीं है जी जी। तो लिसनर्स, आमतौर पर हम सभी यही सोचते हैं कि अगर पेट में दर्द है तो नॉर्मली हम कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं ताकि वो पेट दर्द जो है ठीक हो जाए। लेकिन अगर बार बार पेट दर्द हो रहा है और आप उस चीज़ को इग्नोर किए जा रहे हैं तो आपको हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इन छोटे छोटे सिम्टम्स को, जो अभी डॉक्टर विशाल ने हमें बताया, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो ही आप खुश रहेंगे। तो डॉक्टर, अगर हमने, जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में हमें बताया, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर अगर पेट की जो टीबी है, इसके फैलने के क्या क्या कारण हैं? नहीं, इसके होने के कारण तो ऐसा देखिए, अगर किसी का न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, खाना पीना ठीक नहीं है, या कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी है किसी किस्म की, HIV के मरीजों को ज़्यादा होता है, या उसके आपका खान पान ठीक नहीं है, किसी कारण आपका वजन कम हो रहा है जी, तो उनमें हो सकता है। लेकिन कई बार अकारण
कि किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को टीबी है और आपको इन्फेक्शन पल्मोनरी, जिसको छाती की टीबी है, उससे मिल सकता है। तो ये फैलती रहती है। लेकिन पेट की टीबी डायरेक्टली फैलती नहीं है। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी को पेट की टीबी है जी, साथ में अगर छाती की टीबी है जी, और ये दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। कई बार 20-30% लोगों में होती हैं, दोनों की दोनों जगह की, तो वो फैल सकती है छाती की टीबी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ आंत की टीबी है या पेरिटोनियम की टीबी है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगी, जब तक कि लंग्स भी इफेक्टेड ना हो। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लिसनर्स को अभी पता चली है कि स्टमक की जो टीबी है वो एक दूसरे से नहीं फैलती। हो सकता है दूसरी टीबी जरूर फैल जाए इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो डॉक्टर, अगर बात करें इसके ऑपरेशन की, तो कब जरूरत पड़ सकती है इसमें ऑपरेशन करवाने की? देखिए, इसमें ऑपरेशन एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेट इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जी, और दवाइयों से वो ठीक ना हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आंत फट जाती है टीबी के कारण जी, उस समय तो आकस्मिक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तत्कालीन जी, या फिर बहुत रेयरली कभी बहुत ज़्यादा खून बह जाए पेट में से जी। लेकिन ये दोनों कारण इतने कॉमन नहीं हैं जी। जब भी ये होते हैं तब तो एकदम से सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो आई थिंक ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन हम लेके चलते हैं। लेकिन कभी ऐसा अवश्य होता है कि जैसे किसी को आंत की टीबी है जी, और उसकी दवाई के बाद भी अगर आंत सिकुड़ी रह जाए, क्योंकि टीबी तो खत्म हो जाती है जी, लेकिन उसके जो घाव हैं, जो जब वो हील होते हैं, तो उसके कारण फाइब्रोसिस या वहाँ पर सिकुड़न बन सकती है जी। तो जब आंत सिकुड़ जाए जी, और अगर उसको हम दवाइयों से वो ठीक ना हो, और एंडोस्कोपी से हम कई बार गुब्बारा फुला के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ठीक ना हो पाए इन तरीकों से, तो फिर ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि सर्जरी हमारा एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले अगर हम नॉर्मल इलाज की बात करें कि नॉर्मल इलाज इसका कैसे किया जा सकता है? लेकिन नॉर्मल इलाज इसका वैसे ही होता है जैसे छाती की टीबी का हो। और डॉट्स सेंटर जो सरकार ने हर जगह बनाए हैं जी जी, और जो दवाई है वो मुफ्त में उपलब्ध है जी, उसके द्वारा इसका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। और 6 महीने आमतौर पर ये दवाई चलती है। शुरू के 2 महीने 4 दवाइयाँ होती हैं, और उसके बाद 3 दवाइयाँ हो जाती हैं, और आजकल एक ही उसकी गोली बन गई है, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बन गया है। तो वही सरकारी डिस्पेंसरीज और डॉट्स केंद्रों के द्वारा वो उपलब्ध है। तो आमतौर पे 6 महीने के इलाज में ये ठीक हो जाती है। डॉक्टर, एक चीज़ और, जैसे अगर मान लीजिए माता पिता को है, पेरेंट्स में से किसी एक को भी ये प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है अपना स्टमक की जो टीबी है, ये बच्चे को भी हो सकती है? वही मैं कहना चाहता हूँ कि स्टमक या जो हम एब्डोमेन की टीबी कह रहे हैं, पेट की टीबी, ये नहीं फैलती। ये नहीं, माँ बाप से भी नहीं होगा? नहीं फैलती है। लेकिन अगर उन्हीं माँ बाप को, मान लीजिए, क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूँ कि पेट की टीबी अगर है तो 25 से 30% लोगों को ये चांस रहता है कि उनको छाती की टीबी भी हो। तो अगर उनको छाती की टीबी है तो वो फैलने का एक अंदेशा रहेगा जी जी। तो डॉक्टर, मान लीजिए, जैसे आपने इसके इलाज के बारे में अभी जिक्र किया, जैसे डॉट्स की जो आपने बात की, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट जो है वो ये मेडिसिन जो है वो रेगुलरली नहीं ले पा रहा है, या किसी कारणवश उसने बीच में छोड़ दिया है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है जी, क्योंकि ऑलरेडी एक समस्या है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लाइन दवाइयाँ हैं जी, टीबी उनसे रेजिस्टेंट हो जाता है। हाँ जी, ये दवाइयाँ उन पे असर नहीं करती हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि बीच में इलाज बंद कर दिया जाए जी, या दवाई ठीक तरह से ना ली जाए, गैप अधिक रखा जाए दवाई में जी। और ऐसी परिस्थिति में MDR टीबी अगर हो जाए जी, तो उसका इलाज बहुत लंबा हो जाता है जी। वो फिर 18 से 24 महीने तक के 2-2 साल तक उसकी दवाइयाँ चलती हैं। ये तो 4 दवाइयाँ हैं, उसमें फिर अलग से टीके लगते हैं और बहुत लंबा वो इलाज चलता है जी। और कई बार उसमें एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि टीबी की दवाई जब दी जाए तो उसको रेगुलरली लिया जाए जी। तो आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको टीबी की प्रॉब्लम है, तो आप कृपया करके, ये हमारी भी अपील है, जैसे डॉक्टर ने भी कहा, कि आप अपने ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको बहुत वक्त या बहुत समय तक वो मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसको आप रेगुलर रखें। डॉक्टर, थेरेपी के वक्त जो हमारा पेशेंट है उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट में यही है कि रेगुलरली दवाई लेनी है जी।
उसमें ये होता है कि हम अक्सर उनको कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि उनका वज़न पहले ही कम होता है जी, और शरीर की बीमारी से लड़ने की जो ताकत है जी, वो भी कम रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको डाइटरी एडवाइस भी देते हैं जी, जिनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हो, यानी कोई सिकुड़न रहे, तो उनके हम डाइटरी एडवाइस भी देते हैं कि कोई भी फाइबर वाली चीज़, छिलके वाली चीज़, बीज वाली चीज़ ये नहीं खानी, क्योंकि वो वहाँ फंस सकता है जब तक कि वो रास्ता खुल ना जाए दवाई के साथ। जी जी। तो ये प्रिकॉशन दी जाती है। इसके अलावा दवाइयों के बारे में समझाया जाता है कि इसमें एक डाइफेम्पिन की गोली है जी, जो खाली पेट ली जाती है, तो उससे कई बार यूरिन या कोई भी शरीर का फ्लूइड है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है और पेशेंट कई बार घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में बताया जाता है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल है। जी जी। और दूसरा कि कुछ जो दवाइयाँ हैं वो लिवर पे असर डालती हैं जी, तो पेशेंट को बताया जाता है कि अगर आपकी आंखें पीली हों या उल्टी आए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और तीसरी बात कि आप सदैव डॉट सेंटर या डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है उसके संपर्क में रहें जी, दवाई रेगुलरली लें जी, दवाई से कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को बताएं ताकि दवाई बदली जा सके या परिवर्तन जो भी आवश्यक है वो किया जा सके, लेकिन दवाई बंद करना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। जी जी। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अगर मेडिसिन से प्रॉब्लम है, आई थिंक आमतौर पर इसीलिए जो लोग हैं, जो पेशेंट्स जो हैं इसके टीबी के, वो इसलिए मेडिसिन छोड़ देते हैं कि उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थिंक और वो अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं, उनको ड्यू टू मे बी हेजिटेशन की वजह से, या इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं कुछ समय के बाद ले लेंगे। लेकिन आई थिंक इस चीज़ के लिए उनको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर हम जानना चाहेंगे कि हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की, सभी चीज़ों के बारे में हमने ज़्यादातर बात की, लेकिन एक जो डायग्नोस है इस प्रॉब्लम का वो कैसे किया जा सकता है? ये जो है पेट की टीबी, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन है इसको डायग्नोज करना जी। इसके लिए क्योंकि ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जो थोड़े मुश्किल हैं और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो एक तो है कि अगर पानी बन रहा है पेट में, उसका तो पानी निकाल के उसका टेस्ट किया जा सकता है जी, और उससे कई बार पता चल जाता है जी। लेकिन जो आंत में टीबी है उसके लिए कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आंत को हम एंडोस्कोपी के द्वारा देखते हैं। उसमें कोई अल्सर रहे जी, कोई गांठ रहे, कोई सोजिश रहे या कुछ सिकुड़न रहे, तो वहाँ से हम बायोप्सी लेते हैं और उस बायोप्सी के अध्ययन से कई बार हमें इस बीमारी का पता चलता है जी। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो इसके बहुत ही क्लोज मिमिकर या बिल्कुल इसके जैसी होती हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज एक बीमारी है या कई बार इवन कैंसर से भी इसको डिफरेंशिएट करना, अलग करना मुश्किल हो। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एम्पेरिकल यानी बिना किसी एविडेंस के टीबी की दवाई चालू ना की जाए जी जी। एक जांच अवश्य हो जाए कि कोई और कारण तो नहीं है। और कई बार हम चलाते हैं पर वो जांच के बाद होता है, पूरी तरह से जांच करने के बाद बाकी जो कारण है जैसे कैंसर, उन सबको रूल आउट करने के बाद, एक्सक्लूड करने के बाद तब टीबी की दवाई चलाई जाती है। ओके तो लिसनर्स, अभी जैसे डॉक्टर ने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं थेरेपी के वक्त और डायग्नोस इसके कैसे किए जाते हैं। देखिए लिसनर्स, सरकार भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ही बड़े कदम उठा रही है। हर दूसरे दिन आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, बैनर्स लगे होते हैं कि आपको अगर कोई भी सिम्टम ऐसा नज़र आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। आमतौर पर सभी लोग या जितने भी हमारे लिसनर्स हैं या उन्होंने भी देखा होगा कि लोग हेजिटेट करते हैं या एक दूसरे से शेयर करते हुए शर्माते हैं कि वो दूसरा हमारा फ्रेंड क्या सोचेगा कि हमें टीबी है। तो आप इन सभी बातों से निकले। जब तक आप अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना किसी हेजिटेशन के आपको डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी ज़रूरी है। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हो सकता है जो लिसनरी प्रोग्राम सुन रहा है उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो या हो सकता है उनके परिवार में, तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही है कि जैसे पेट में पानी बन जाए या पेट में बहुत समय तक दर्द रहे, वजन कम हो, ऐसे लक्षणों को आप इग्नोर ना करें जी, डॉक्टर से मिलें। और टीबी इसका एक कारण हो सकता है और उसका इलाज संभव है जी। और सही समय पे अगर इलाज हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सर्जरी से बच सकते हैं जी। और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में पेट की टीबी जो है उसको जल्दी पकड़ा जाए जी तो उसका निदान संभव है जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने स्टमक टीबी के बारे में यानी एब्डोमेन टीबी के बारे में इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच जी। नमस्कार।